नमस्कार दोस्तों, ये 2022 के पेपर में जो सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैडम वो स्टोर परचेज़ वाला जो है वो आप करवा दो एक बार, है ना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले हम 2022 के पेपर में क्या आया था ये देख लेते हैं उस स्पेसिफिक एक्ट से, है ना, ताकि ज़्यादा घबराओ ना आप लोग, क्योंकि देखने में वो बहुत ज़्यादा भयानक टाइप का है पर उससे उतने खास क्वेश्चन रेज होते नहीं हैं। हाँ, लेकिन पढ़ना ज़रूर है क्योंकि आएगा ज़रूर उससे, है ना। तो उसमें देखो ये आया था, पहले तो ये आया था कि द मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल डू नॉट अप्लाई ऑन। तो कॉरपोरेशन था, बोर्ड्स, मार्केट्स था, परचेज ऑफ सेल्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट एंड अटायरेंस मंडी। तो ये कॉमन सेंस के बेस पे मैंने इसको कर दिया था कि ये सी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था कि अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल द लिमिटेड टेंडर प्रोसीजर इज अडॉप्टेड वैन। तो ये इसमें उसका वो दिया ही नहीं था, आंसर ही नहीं दिया था, ये किसी और चीज़ का उन्होंने दे दिया था, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, सो आज हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे, किसको, मध्य प्रदेश स्टोर परचेज रूल, है ना, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो पहले तो आप देख पा रहे हो ये है, क्या है, मध्य प्रदेश स्टोर परचेज एंड सर्विस प्रोक्योरमेंट रूल 2015। अमेंडमेंट कब हुआ था? 2022 में हुआ था, जो जनवरी 2023 में लागू हो गया था। ठीक है, इसको आज हम पहले पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा दो पार्ट में कंप्लीट करना है हमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों उससे करवाऊंगी मैं। इसका पहला पार्ट जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, मतलब कि जब हम सामान खरीदते हैं तो उसको लेते वक्त क्या क्या रूल बने हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले रूल 1 में तो इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो इंट्रोडक्शन में ये जो कीवर्ड्स हैं इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एफिशिएंसी, टाइमलाइन, अवेलेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी एंड कम्पिटिटिवनेस इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। इसको हिंदी में यदि मैं बता दूं तो हिंदी में है, शासकीय क्रय करते समय कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। और एमएसएमई और जो न्यू स्टार्टअप है उनके ऊपर भी, मतलब उनको भी कुछ रिबेट देना, रियायतें देना। ठीक है, ताकि वो भी अपने आप को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। एमएसएमई तो आपको पता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम क्या है, इंटरप्राइजेस, है ना। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से। प्रमोट किसको करता है? एमएसएमई को करता है। ये इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, जो रूल 1 में दिया है इंट्रोडक्शन, उसमें ये कीवर्ड्स आपको पढ़ के जाने हैं पूरे। ये प्रमोट किसको करता है? एमएसएमई को, स्टार्टअप्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश में नए स्टार्टअप ओपन हुए हैं उनको, उनके बारे में इसमें दिया गया है कि भाई उनको हमें प्रमोट करना है। ठीक है, रूल 2 में क्या है, एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि ये कहाँ पर, किन किन जगहों पर ये लागू होगा। तो ये ऑल एमपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं इसको फॉलो करेंगे। जब भी वो कोई सरकारी उपक्रम के लिए कोई भी सामान खरीदना है, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सामान खरीदते वक्त इस 2015 के रूल को फॉलो करेगी। तो ये है पंचायत है, अर्बन बॉडीज़ हैं, नगर निगम हो गया जैसे कि, ऑल अंडरटेकिंग विथ मोर देन 50% जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर हो, कॉरपोरेशंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो वो हैं, बोर्ड मार्केटिंग है, मंडी बोर्ड्स है, एग्रीकल्चर प्रोसीजर मंडी कमेटी। दीज आर दी इंडस्ट्रीज जो इसमें जब परचेज करेंगी सामान को तो इसी रूल को फॉलो करेंगी। ये तो पढ़कर जाना ही है, कीवर्ड्स है, इनको पढ़ लेना। कौन नहीं फॉलो करेंगी, ये किस पर अप्लाई नहीं होगी? तो ये अप्लाई नहीं होगी गुड्स प्रोड्यूस बाय द, यही क्वेश्चन आया था 2022 के पेपर में कि इन सभी पर तो लागू होगी, इन सब पे। जब भी जैसे हम मंडी से जब गेहूं खरीदते हो, उन सब पे आप देखते हो एमएसएमई एक मूल्य निर्धारित किया जाता है एमएसपी करके, तो उन सब पर तो ये होगी लागू। बट नॉट एप्लीकेबल पे ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में कि गुड्स प्रोड्यूस बाय द आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन जो मध्य प्रदेश के हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होगी। इसमें ये स्पेसिफिक 3 नाम दिए हैं, इन स्पेसिफिक 3 नामों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। लघु उद्योग निगम, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज, रविदास जो ये भोपाल में है हैंडलूम, इनके प्रोडक्ट्स पर ये लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 जो है डेफिनेशंस की बात करता है।
सारी डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ये 2022 से इसको ऐड किया गया है तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। ये 2022 में ऐड हुआ है। इंडेंटर जो अथॉरिटी है वो इशू करेगी, मतलब उसे कोई क्रय खरीदना है, कोई चीज़ें खरीदनी है तो क्रय ऑर्डर मतलब परचेसिंग ऑर्डर को कौन रिलीज़ करेगा, तो अथॉरिटी ऑथोराइज मतलब भारत सरकार की तरफ, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जिस अथॉरिटी को ये पावर दी जाए कि आप परचेस के लिए निविदा या टेंडर जो है वो ऑर्डर के लिए दे सकते हो। 3.2 मतलब रूल 3.2 में गुड्स के बारे में बताया गया है। तो गुड्स में क्या इंक्लूडेड नहीं है ये पढ़ कर जाना। तो बुक्स नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, और इसको हिंदी में देखो तो पुस्तकें, प्रकाशन और समसामयिक पत्रिकाएं, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 3.3 में क्या है, प्रोक्योरमेंट एजेंसी मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, वह ऑथराइज संस्था जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूल नंबर 6 के तहत गुड्स खरीदेगी, ठीक है, थ्रू द सप्लायर। उसके बाद जैम पोर्टल के बारे में किस में दिया है, तो 3.4 रूल नंबर 3.4 में जैम पोर्टल के बारे में दिया है। 3.5 में सप्लायर मतलब कि जो किनसे हम सामान खरीदेंगे, कौन से ऐसे सप्लायर्स होंगे, उन सप्लायर्स के बारे में किस रूल डेफिनेशन में बताया गया है, तो 3.5। 3.11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। 3.11 रिजर्व्ड आइटम्स दिए हैं जो रूल 6 के सब्जेक्ट टू रिवीजन टाइप, मतलब रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग इसको रिवाइज किया जाएगा। रिजर्व्ड आइटम्स की जो परिभाषा है वो किस में दी गई है, 3.11 में। अनरिजर्व्ड आइटम्स की परिभाषा किस में दी गई है, 3.12 में, जिसमें गुड्स अदर देन रिजर्व्ड कंटेंट, मतलब वो सामान जो रिजर्व की लिस्ट में नहीं है वो अनरिजर्व्ड कहलाएगा, ठीक है। 3.13 जो परिभाषा है वो किसको बताती है, तो एमएसएमई की परिभाषा 3.13 में बताई गई है, जो डिफाइन करती है इस एक्ट के थ्रू। सेक्शन 7 में इस एक्ट में एमएसएमई की जो परिभाषा है वही इसमें मान्य होगी। सेक्शन 1.4 में क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस आर इन दी स्टेट एमपी एंड डिफाइंड एमएसएमई एक्ट, मतलब कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है मध्य प्रदेश के अंदर होना चाहिए उन एमएसएमईज का 2006 के अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म याद करके जाना है, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, QCBC का। 3.16 में किसकी परिभाषा दी है, तो स्टार्टअप की परिभाषा दी है, जो इसको पूरा पढ़ लेना कि रिकग्नाइज्ड होगी किसके द्वारा, इंडिया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, जिसने अपने आप को रिकग्नाइज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, और जो मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्टअप्स हैं उनको इसमें परिभाषित किया गया है। 3.17 लोकल कंटेंट मीन्स वैल्यू एडिशन मेड इन इंडिया, मतलब कि जो सारी वस्तुएं भारत में बनी हैं। 3.18 और 3.19 क्लास 1 और क्लास 2, इसको मैं आगे समझाऊंगी, ये परिभाषाएं हैं। 3.20 में मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस, दैट मीन्स कि क्रय प्राथमिकता का प्रतिशत बताया गया है, जिसमें क्लास 1 जो अधिक होगा वो स्थानीय प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है इसमें, ठीक है। 3.22 में इसका भी फुल फॉर्म पढ़कर जाना है, प्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। 3.21 में MP टेंडर पोर्टल की परिभाषा दी गई है। तो ये आज हमने परिभाषाएं पढ़ ली हैं। अब रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 4 किसकी बात करता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ परचेसिंग, मतलब कि जब भी कोई ऑथोराइज जो अधिकारी है जो उसके लिए नियुक्त किया है डिपार्टमेंट में, वो किस रूल्स के तहत या किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चीज़ों को खरीदेगा, तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर प्रोक्योरमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू इंश्योर इन केस ऑफ इन्वाइटिंग टेंडर्स ऑन एनी वन ऑफ द पोर्टल ऑफ जैम पोर्टल या MP टेंडर में से, इसी में जो दिए गए हैं गुड्स उसी से परचेज करेगा वो, किस एक्ट के तहत, इसी एक्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है रूल नंबर 4, इसमें से बेसिक चीज़ें दी हैं। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, तो कंपेटेंसी अथॉरिटी फॉर परचेज, मतलब कि the authority to grant approval for purchase shall in accordance with the delegation of a financially power made by the state government or authority officer general of, that means इसमें जो अधिकारी है वही अप्रूव करेगा कि कौन सी चीज़ें खरीदनी है, कितनी उसकी सीमा है। फाइनेंशियल पावर किसी एक व्यक्ति विशेष को दिए गए हैं, उस अधिकारी के अप्रूवल के बगैर कोई भी सामग्री नहीं खरीदी जाएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 5 इसके बारे में बात करता है।
रूल नंबर 6, प्रोविजन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विदाउट इनवाइटिंग टेंडर्स। विदाउट इनवाइटिंग टेंडर्स, इस कीवर्ड को याद रखना है, जो रूल नंबर 6 में बताया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिजर्व आइटम्स है ना, उनके लिए आपको टेंडर्स इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसी दुकान से जाकर ले सकते हैं। गुड्स जो 3 मैंने बताए थे शुरू में, 3, इन 3 से जब कोई सामग्री खरीदनी है उनको डायरेक्ट वो जाके खरीद सकते हैं, इसके लिए किसी टेंडर को भेजने की ज़रूरत नहीं है। 3 नाम बताए थे मैंने, ये 3 नामों से जब कभी कोई खरीदारी की जाएगी तो इसके लिए टेंडर देने की ज़रूरत नहीं है, ये रिजर्व्ड है, इनसे खरीदते वक्त किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं दिया जाएगा, ये रूल नंबर 6 बोलता है। सर्विसेज के लिए आप देखिएगा 7 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उनसे जब हम सामान खरीदेंगे, कोई भी डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा तो उसके लिए टेंडर जारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूल नंबर 6 बताता है। रूल नंबर 7 हम अगले उसमें पढ़ेंगे, पार्ट बी में पढ़ेंगे, परचेज प्रोक्योरमेंट ऑफ अनरिजर्व गुड्स, ये मेन रूल है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। आज का रिलीज़ होगा 2 बजे इस वाला पार्ट, ये वाला शाम को 6 बजे दूसरा पार्ट रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 7 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसे मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।